Hello everyone, Namaste. I am Nidhi and this video is based upon the French Revolution. अगर हम आज के समय की बात करें तो जो आइडियाज़ हैं लिबर्टी से, फ्रीडम से, इक्वालिटी से रिलेटेड उन्हें हम काफ़ी ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हालांकि ये जानना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है कि ये आइडियाज़ का हिस्ट्री से क्या लेना देना है, ये हिस्ट्री में क्या मायने रखते हैं। इसीलिए हम फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ते हैं क्योंकि ये हिस्ट्री का एक छोटा सा पार्ट है और इसी से ही हमें काफ़ी ज़्यादा आइडिया मिल जाएगा लिबर्टी, फ्रीडम और इक्वालिटी से रिलेटेड। रेवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांति लाना, यानी कि कुछ चेंजेस लाना। और दी फ्रेंच रेवोल्यूशन में हम यही पढ़ेंगे कि किस तरीके से फ्रांस में क्रांति आई, किस तरीके से फ्रांस में बदलाव आए और उन बदलावों का क्या असर हुआ, किस तरीके से वो बदलाव देखने को मिले। रेवोल्यूशन में हमें ये देखने को मिलेगा कि किस तरीके से फ्रांस में मोनार्की का अंत हुआ, किस तरीके से वो सोसाइटी जिन्हें काफ़ी प्रिविलेजेस, काफ़ी फ़ायदे मिल रहे थे, उसने किस तरीके से रास्ता दिया एक नई गवर्नमेंट को। हम ये भी देखेंगे इस चैप्टर में कि जो राइट्स थे मैन के, वो रेवोल्यूशन के दौरान किस तरीके से डिक्लेयर हुए, किस तरीके से उन्होंने एक नए दौर को अनाउंस कर दिया। जो आइडियाज़ थे कि सभी के राइट्स होनी चाहिए, सभी को इक्वालिटी मिलनी चाहिए, ये किस तरीके से पॉलिटिक्स की एक नई भाषा बन गई थी उस समय में, वो भी हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ किस तरीके से इक्वालिटी और फ्रीडम एक नई एज का सेंट्रल आइडिया बन चुका था। और जो लास्ट पॉइंट होगा वो ये होगा कि जो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स चल रहे थे अलग अलग कंट्रीज़ में, जैसे कि इंडिया, चाइना, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, उन्होंने किस तरीके से नए ओरिजिनल और इनोवेटिव आइडियाज़ को जन्म दिया। लेकिन हाँ, देखने की बात ये है कि जो लेट 18th सेंचुरी में ही इन आइडियाज़ को एक करेंसी मिली, एक वैल्यू मिली, कुछ वैल्यू दी गई इन आइडियाज़ को। किन आइडियाज़ को? जो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स अलग अलग देशों में चल रहे थे, उन ओरिजिनल और इनोवेटिव आइडियाज़ को। तो यही कुछ पॉइंट्स होंगे जो इस चैप्टर में डिस्कस करने को मिलेंगे और जो इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगे। On the morning of 14 July 1789, 14 जुलाई 1779 की सुबह को जो राजा था उसने अपनी सेना को आदेश दे दिए थे टू मूव इनटू द सिटी। जो पेरिस शहर था वो काफ़ी भयावह स्थिति में था और हर जगह यह रूमर्स, अफवाहें फैल चुकी थी कि वो जल्द ही, यानी जो राजा हैं वो जल्द ही अपनी सेना को ऑर्डर दे देगा, कमांड दे देगा कि वो सिटीजन्स को आग के हवाले कर दे। अब जब हर तरफ ये अफवाहें फैल चुकी थी तो लोगों में काफ़ी डर आ चुका था, जिसकी वजह से लोगों ने ये सोचा कि जो राजा है वो उनकी जान खतरे में डाले उससे पहले ही कुछ 7,000 मेन एंड वुमेन, औरत और आदमी जो हैं वो टाउन हॉल में इकट्ठा हो गए और उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक पीपल्स मिलिटिया बनाएंगे, यानी कि आम जनता की ही एक आर्मी, एक फ़ौज बना लेंगे। और वो बहुत सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में घुस गए ताकि उन्हें कुछ हथियार प्राप्त हो सकें। इन द सर्च ऑफ आर्म्स दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। तो अब फाइनली कुछ सेवरल हंड्रेड पीपल मार्च कर रहे थे टुवर्ड्स ईस्टर्न पार्ट ऑफ सिटी। आप फ़ोटो में भी देख सकते हैं कि जो पेरिस शहर है उसका जो ईस्ट पार्ट था उस तरफ कुछ 100 लोग, 100, 200, 300 कुछ लोग जो हैं वो बढ़ चले थे। और जो फोर्ट्रेस प्रिजन थी, यानी आप ये पिक्चर में भी देख सकते हैं, जो किले की जेल थी
उसमें घुस गए, यानी कि बेस्टाइल में घुस गए। तो बेस्टाइल जो है वो फ्रांस में 1789 के टाइम पे जो प्रिज़न हुआ करती थी, उस बिल्डिंग को बेस्टाइल कहा जाता था। तो वो बेस्टाइल के अंदर घुस गए, जहाँ पर उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें होर्डेड एम्यूनेशन, होर्डेड मीन्स काफ़ी भारी मात्रा में, एम्यूनेशन यानी गोला बारूद, तो होर्डेड एम्यूनेशन यानी भारी मात्रा में गोला और बारूद मिल जाएगा। इस उम्मीद से वो किले की जेल में बेस्टाइल में घुस गए। और उसके बाद क्या हुआ, जब वो उस किले की जेल में घुसे तो वहाँ पर उनकी एक आर्म्ड फाइट हुई, यानी सशस्त्र लड़ाई हुई, और जो किले का कमांडर था वो मार दिया गया। जब वो किले का कमांडर मर गया तो कुछ 7 प्रिजनर्स जो थे वो रिलीज़ करवा दिए गए। हालांकि जो बेस्टाइल थी उससे सभी को नफरत थी। क्यों? क्योंकि इट स्टूड फॉर द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग, का राजा की जो भी पावर्स थी उसका एक वो निशान था। राजा अगर कोई भी किसी को सज़ा देनी होती थी तो डायरेक्ट वो उसे बेस्टाइल में डाल देता था, प्रिजन में डाल देता था, जेल में डाल देता था। इस करके जितने भी सिटीजन्स थे उनमें बेस्टाइल के प्रति काफ़ी नफरत थी। ये नफरत आप इस लाइन से भी देख सकते हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है कि द फोर्ट्रेस वॉज डिमोलिश्ड, जो किला था उसको ख़त्म कर दिया गया, एंड इट्स स्टोन फ्रेगमेंट वॉज सोल्ड इन मार्केट्स टू ऑल दोज हु विश्ड टू कीप अ सोवेनिर ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। और उस किले को बर्बाद कर देने के बाद जितने भी उसके टुकड़े थे उन्हें मार्केट में बेच दिया गया। उन लोगों ने उसको ख़रीदा जो उसकी बर्बादी का निशान अपने पास रखना चाहते थे। तो अगर हम कुल मिलाकर कहें तो ईस्ट पार्ट की तरफ जितने भी सिटीजन्स थे, कुछ सेवरल हंड्रेड पीपल मूव ऑन हुए, बेस्टाइल की तरफ बढ़े, बेस्टाइल पे उन्होंने अटैक किया। इस उम्मीद से अटैक किया कि वहाँ उन्हें होर्डेड एम्यूनिशन, गोला बारूद भारी मात्रा में मिलेगा। तो प्रिजन में घुसना आसान नहीं होता, इसलिए उनकी वहाँ की जो भी सेना थी, फौज थी प्रिजन की, उनसे उनकी लड़ाई हुई और जो कमांडर था वो मार दिया गया। कमांडर के मरने से जो 7 कैदी थे वो आज़ाद हो गए। तो उसके बाद के जितने भी आने वाले दिन थे वहाँ पर पेरिस में कंट्री साइड पे, यानी कि फ्रांस में काफ़ी दंगे हुए। रायोट्स इन पेरिस एंड कंट्री साइड, काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि ब्रेड का प्राइस काफ़ी बढ़ा दिया गया था। जितनी भी ये फ़ॉरेन कंट्रीज़ होती हैं बेसिकली, वहाँ पर ब्रेड को एक मेन मील माना जाता है। वहाँ पर जो आम जनता होती है वो ज़्यादातर ब्रेड का कंजम्पशन करती है, और ब्रेड के ही रेट बढ़ जाने की वजह से काफ़ी दंगे हुए, लोगों ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया। अब जब काफ़ी टाइम बाद, मच लेटर, जब हिस्टोरियंस वापस इस समय को मुड़कर देखते हैं तो वो यही कहते हैं कि ये उन्हीं इवेंट्स की शुरुआत है जिन इवेंट्स की वजह से फ्रांस के राजा का एग्जीक्यूशन होना था, निकास होना था। लेकिन देखने वाली बात यह है कि उस टाइम के लोगों को इस बात की पुनरावृत्ति, यानी कि पहले से ही वो इस बात का अनुमान उस टाइम के लोग नहीं लगा पाए थे कि ये जो आप दंगे चल रहे हैं, जो इवेंट्स हो रहे हैं, इन्हीं की वजह से अंत में जो फ्रांस का राजा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और मोनार्की अंत होने को आएगी। हाउ एंड वाई डिड दिस हैपन, ये क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ, ये हम अगली वीडियो में जानेंगे। थैंक यू।